गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम सामाजिक अध्ययन पढ़ेंगे, तो आप सभी लोग बुक निकाल लीजिए। भूगोल में आप चैप्टर फर्स्ट रीड कर रहे थे, जिसका नेम है संसाधन। ठीक है, चैप्टर हमने आपूर्ति के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है, यहाँ तक इसमें 2 पॉइंट्स थे। फर्स्ट पॉइंट हमने रीड किया था, जिसमें है नवीकरणीय संसाधन। सेकंड पॉइंट क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? अनवीकरणीय संसाधन उन्हें कहते हैं जिनका उपयोग केवल एक ही बार किया जाता है, प्रयोग के पश्चात उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जैसे कि कोयला, खनिज पदार्थ और पेट्रोलियम। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं जिनका प्रयोग हम एक ही बार करते हैं, दोबारा हम उनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कोयला है, खनिज पदार्थ है और पेट्रोलियम। इस प्रकार के संसाधन हैं। ठीक, ये संसाधन लगातार प्रयोग के कारण नष्ट हो रहे हैं। ये जो संसाधन हैं, इनका प्रयोग लगातार हो रहा है, इस कारण ये क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं। इन्हें क्षयशील संसाधन भी कहते हैं। ठीक है, आगे है प्राकृतिक संसाधन। अब हम जानेंगे प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण से प्राप्त कोई भी पदार्थ या तत्व जो सजीवों, जिनमें मनुष्य भी सम्मिलित है, के द्वारा प्रयोग किया जाता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। ठीक है, जो भी पर्यावरण से प्राप्त होता है, कोई भी तत्व या सजीव, जैसे कि हम इंसान, ठीक है, मनुष्य भी उसमें सम्मिलित है। कहाँ से प्राप्त है? वो एक प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि वायु, जल, मिट्टी, खनिज, ईंधन, वनस्पति और वन्यजीव आदि। हवा, पानी और पौधे मानवीय जीवन के अस्तित्व के लिए अति आवश्यक हैं, है ना बेटा? हवा और पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, इसीलिए ये मानव जीवन के लिए, अस्तित्व के लिए बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है। जबकि ईंधन और खनिज जैसे संसाधनों को अन्य पदार्थों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपयोग में लाया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों को कई वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, जो प्राकृतिक संसाधन है उनको हम कई वर्गों में विभाजित करते हैं, जैसे कि आमेय संसाधनों की उत्पत्ति के स्रोतों के आधार पर इन्हें भूमि, मिट्टी, जल, ठीक, पौधे, पशु, जानवर, खनिज एवं ऊर्जा साधनों में वर्गीकृत किया जाता है। और वामेय साधनों के विकास की अवस्था के अनुसार संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से? फर्स्ट में है संभाव्य संसाधन, सेकंड है वास्तविक संसाधन, तथा थर्ड है संरक्षित संसाधन। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग है संभाव्य संसाधन। ओके, संभाव्य संसाधन में क्या है बेटा? किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले संसाधन जिनका अब तक उपयोग नहीं किया गया है, ठीक है, संभाव्य संसाधन कहलाए जाते हैं। जैसे कि कोई क्षेत्र है, ठीक, उसमें पाए जाने वाले संसाधन जिनका अब तक उपयोग नहीं हुआ है, वे कैसे संसाधन है? वे संभाव्य संसाधन हैं। भविष्य में उनका उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अफ्रीका में विस्तृत जल संसाधन, ठीक है, 12मासी नदियों के रूप में विद्यमान है, परंतु उनमें से अनेक अभी भी उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं। जैसे कि बेटा अफ्रीका में बहुत बड़ा जल संसाधन, ठीक है, बहुत बड़ा जल संसाधन है, जिसमें 12मासी नदियों के रूप में विद्यमान है। मतलब ऐसा है कि 12 मास पानी आता रहेगा, ठीक, नदियों के रूप में वे क्या है? वे विद्यमान है, परंतु उनका अभी उपयोग नहीं हो रहा है। लेकिन जब आने वाले टाइम में जब पानी की कमी पड़ेगी, सूखा पड़ेगा या कुछ भी, तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। ओके, आगे है वास्तविक संसाधन। अब बेटा वास्तविक संसाधन क्या है? वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण कर लिया गया है तथा मात्रात्मक रूप में उनका वास्तविक उपयोग निश्चित है। ऐसे संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और पूंजी की सहायता से किया जाता है। वास्तविक संसाधन है, उनका प्रयोग किससे किया जाता है? ऐसे संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और पूंजी से किया जाता है। आगे है संरक्षित संसाधन। संरक्षित संसाधन क्या है बेटा? वे संसाधन जिन्हें उपलब्ध प्रौद्योगिकी की सहायता से उपयोग की आवश्यकता के आधार पर विकसित किया जाता है, संरक्षित संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए निम्न कोटि का लौह अयस्क पृथ्वी के नीचे इसलिए दबा पड़ा है क्योंकि इसके निष्कासन में बहुत आगत आती है। ये संसाधन संरक्षित बने पड़े हैं, जबकि विश्व में इन धातुओं के मूल्य में बहुत वृद्धि हुई है। ठीक है, क्या हुई है? बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। नवीनीकरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को भी नवीनीकरण का अनवीकरणीय
संसाधन में वर्गीकृत किया गया है। अधिकांश प्राकृतिक संसाधन नवीनीकरणीय ठीक है, क्योंकि वे प्राकृतिक चक्र के भाग से जैसे चट्टान चक्र, जल तथा गैस चक्र, विभिन्न प्रकार के संसाधन निर्धारित समय में एक निश्चित चक्र से होकर गुजरते हैं। इन चक्रों में समयावधि भिन्न भिन्न है। ठीक, समय मतलब अलग अलग लगता है। चट्टान आगे है, पूरा होने के कई मिलियन वर्ष लग जाते हैं, जबकि जल चक्र अल्प समय में ही पूरा हो जाता है। ठीक है, नवीकरणीयता से तात्पर्य है नवीकरण करने की प्राकृतिक संसाधन की क्षमता या मानव जीवन में कुछ पीढ़ियों के अंतर्गत नवीनकरण। ठीक, इन संसाधनों के उपयोग कुछ नियमित रूप से उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय गतिविधियां इन्हें प्रभावित करती हैं। ठीक है, जो मानवीय गतिविधियां होती हैं वो इन्हें प्रभावित नहीं करती हैं। और सौर ऊर्जा, पवन और तरंग ऊर्जा ऐसे ही नवीकरणीय संसाधन हैं। इसके विपरीत बहुत से संसाधन प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। हालांकि उन्हें पूर्ति दोबारा हो सकती है, परंतु इनके लिए उनके उपभोग की दर दोबारा पूर्ति या नवीकरण के दर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे संसाधनों का निरंतर उपयोग अति आवश्यक है। फसल जैसे संसाधन नवीकरण करने में बहुत थोड़ा समय लगाते हैं। इसके मुकाबले जल का नवीकरण कुछ अधिक समय में होता है। वन संसाधन नवीकरण में और भी अधिक समय लगाते हैं। ठीक है, आगे है अनवीकरणीय संसाधन, बहुत लंबी अवधि में निर्मित होते हैं। ठीक है, जो अनवीकरणीय संसाधन है वो बहुत ज़्यादा लंबी अवधि में निर्मित होते हैं। इस वर्ग में खनिज और जीवाश्म ईंधनों को सम्मिलित किया जाता है। उनके निर्माण की दर अत्यंत धीमी है तथा उनके निर्माण में कई मिलियन वर्षों का समय लगता है, इसलिए इनकी पूर्ति दोबारा शीघ्र नहीं हो सकती है। इन संसाधनों का वितरण भी असमान है। इनका आर्थिक उपयोग तभी व्यवहार्य हो पाएगा जब ये पर्याप्त मात्रा में पाए जाएं और निष्कर्षण योग्य बन पाएं। पुनर्चक्रीय संसाधन वे संसाधन हैं जिन्हें हम एक बार प्रयोग में लाकर पुनः उनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, पुनर्चक्रीय संसाधन कौन से हैं जिनका प्रयोग हम एक बार करते हैं और दोबारा भी हम उनका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, तांबा आदि चक्रीय ठीक है संसाधन के उदाहरण हैं, जिन्हें गलाकर पिघलाकर बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। अपनचक्रीय संसाधनों में ऊर्जा संसाधन ठीक है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा अन्य बहुत से खनिज सम्मिलित हैं। एक बार उनका प्रयोग करने के बाद वे सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। अब देखिए बेटा, मानव संसाधन आर्थिक दृष्टिकोण से शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या किसी भी देश में मूल्यवान धरोहर है, किसी भी देश की मूल्यवान धरोहर है। मानव संसाधनों के विषय में विद्वानों की राय अलग अलग है। यह सत्य है कि मानव अपनी योग्यता के आधार पर भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधनों में परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, मानव अपनी आवश्यकता के लिए कुछ भी कर सकता है, तो भौतिक संसाधनों को वो मूल्यवान संसाधनों में परिवर्तित भी कर सकता है। मानव संसाधन से तात्पर्य किसी देश के लोगों की संख्या, जनसंख्या तथा उनकी मानसिक और भौतिक क्षमताओं से है। जनसंख्या के वितरण और घनत्व का मापन संख्यात्मक रूप से किया जाता है। लोगों की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को मापना आसान नहीं है। इन क्षमताओं का आकलन उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के आधार पर किया जाता है। वास्तविकता यह है कि ये दोनों गुण लोगों को संसाधन विकसित करने में सक्षम बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए मानव निर्मित संसाधन मतलब मानव ने जो संसाधन बनाए हैं वो मानव निर्मित संसाधन वे पदार्थ हैं जिनका निर्माण मनुष्य स्वयं करता है। मशीन और औजार, प्रौद्योगिकी, पूंजी, मकान तथा इमारतें, यातायात और संचार के साधन, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं आदि सभी अनेक प्रकार के मानव निर्मित संसाधन हैं। देश के आर्थिक विकास का आकलन मानव संसाधनों एवं मानव निर्मित संसाधन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो देश का आर्थिक विकास है वो किसके द्वारा किया जाता है? मानव संसाधनों के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में संपन्नता और विकास के लिए वहाँ के ऊर्जावान और कुशल नागरिक ही जिम्मेदार हैं। ठीक है,
आगे है बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है संसाधनों का संरक्षण। अब देखिए संसाधनों के संरक्षण में क्या है, मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं जबकि प्रकृति प्रदत्त संसाधन सीमित है। ठीक है, जो मनुष्य की आवश्यकता है वो असीमित है, ठीक, और जो प्रकृति प्रदत्त संसाधन है वो सीमित है। मनुष्य के ज्ञान एवं विज्ञान की लगातार उन्नति होने के कारण संसाधनों के दोहन में भी वृद्धि हो गई। इसके साथ ही संसार की जनसंख्या में भी विस्फोट रूप में वृद्धि होती गई। इसका एक बुरा परिणाम यह हुआ कि संसाधनों की आपूर्ति में निरंतर वृद्धि से उनके भंडार घटने लगे। ऐसी आशंका व्यक्त की जा सकती है कि भविष्य में ये संसाधन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। कौन से? मानव निर्मित संसाधन। ठीक, आज सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों के बीच लगातार संघर्ष है। माल्थन के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि ज्यामितीय रूप से होती है जबकि साधन गणितीय रूप से बढ़ते हैं। जनसंख्या की वृद्धि के साथ ही उसकी ज़रूरतें भी बढ़ेंगी जिनकी पूर्ति के लिए साधन के भंडार सीमित हैं। ऐसी स्थिति में संसाधन के संरक्षण की महती आवश्यकता है। संरक्षण के आश्रय संरक्षित रखना। एली के अनुसार वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग ही संरक्षण है। संरक्षण से अभिप्राय संसाधनों का उपयोग बंद करना नहीं बल्कि उस व्यवस्था से है जिनके द्वारा वर्तमान संसाधनों को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक प्रयोग किया जा सके। ठीक है, अब देखिए संसाधन की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, निम्न विशेषताएं। फर्स्ट में संरक्षण के अभिप्राय संसाधनों की बर्बादी को रोकना है। सेकंड है संरक्षण का अर्थ संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग करना है। थर्ड है संरक्षण बचत प्रक्रिया है। प्रकृति प्रदत्त संसाधनों के संरक्षण के लिए नियोजन की महती आवश्यकता है। सभी देश को अपने उपलब्ध संसाधनों और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों के संरक्षण की योजना का निर्माण करना चाहिए। जल, मिट्टी, खनिज, जीव जंतु, वनस्पति आदि संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। प्रत्येक संसाधन को प्रयोग करने की विधियां अलग अलग होती हैं, इसलिए उचित विधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की नीति अपनाई जानी चाहिए। इससे भावी पीढ़ियों के लिए हम संसाधनों को सुरक्षित रख सकते हैं, वरना संसाधन थोड़े समय में ही समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब ये पाठ सारांश है, इसको आप लोग पढ़ेंगे। चैप्टर फिनिश हो गया है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।